नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। नुसरत साहब, आपको हम वार्म वेलकम करते हैं अपने शो में। आपने बड़ी मसरूफियत से आज हमें वक्त दिया। बड़े अरसे बाद मैं खुश क्यों हूं भला? मुझे पूछे अदनान तुम क्यों खुश हो? जी सवाल पूछे ना मुझसे। अदनान आप क्यों खुश हैं? सर, जब आपके खदशात पारा पारा होते हैं ना, मेरा दिल बलियों उछलता है। आज मैंने ठीक बोला है। सर, नवाज शरीफ की वापसी को लेकर जो पिछले 3 हफ्तों से आपने खदशात का महल बनाया था, वो बिलाखिर आज मुझे लगता है मुनहदिम होना शुरू हो। ओए अच्छा। सर, आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ किसी डील के नतीजे में नहीं आ रहे, और साथ ही उन्होंने कहा कि आजमूदा सियासतदान है। आजमाए हुए, आजमूदा का मतलब होता है आजमाए हुए, आजमाए हुए सियासतदान है नवाज शरीफ, वही इस मुल्क को मुश्किलात से निकाल सकते हैं। अच्छा, वैसे ऑन राइटर नोट सर, कहा जाता है आजमाए हुए को और के आजमाना। अभी आपने आजमूदा को चूंकि बताया, नहीं, वो तो उन्होंने आजमूदा कहा। से ज्यादा बेहतर जो लफ्ज़ है वो तजुर्बाकार है। देखो बात सुन ली, अब मैं बहुत संजीदगी से तुम्हारे साथ बात करना चाह रहा हूँ। बहुत हो गई। कल जब मैं शो करके गया तो एक साहब ने बहुत तफसील से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ था, मैं उनको नहीं जानता। वो साहब हमारे प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर हैं और इस प्रोग्राम के दौरान भी हमें अपना फीडबैक देते रहते हैं, और उनका मैं बहुत शुक्रिया। ऐसे लोगों की दिल से कदर करता हूँ कि जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस वक्त लाइव हमें देख रहे होते हैं और साथ में अपना फीडबैक देख रहे होते हैं। उन्होंने अपने व्हाट्सएप मैसेज में, आई डोंट नो हाउ ही गॉट माय टेलीफोन नंबर, लेकिन उनकी मेहरबानी, वरना वो यही बात ट्विटर वगैरह भी करके हमारी बेइज्जती वगैरह भी कर सकते थे, तो क्या यानी फर्क पड़ता। लेकिन उन्होंने इज्जत रखी, भरम रखा, मेरा भी उनका शुक्रिया दोबारा। उन्होंने कहा जी नुसरत साहब, अगर आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तो बहुत बुरे हाल हैं, ये तो गवाल मंडी में भी हार जाएंगे, और मियाँ साहब आप बराए मेहरबानी तशरीफ ना लाएं, क्यों अपने आप को इस उम्र में रुस्वा कर रहे हैं। तो आप कहते हैं आप गुज़श्ता 8 से 10 दिनों से सिवाय नवाज शरीफ के और किसी को डिस्कस ही नहीं कर रहे, तो अगर वो वाकई इतना हार चुके हैं तो आप क्यों अपना एयर टाइम उन पर ज़ाया कर रहे हैं? मेरे पास बखुदा इसका कोई मुनासिब जवाब नहीं था। क्या खूबसूरत बात की। नहीं, देखो, मैं वी आर नॉट डिस्कसिंग जरदारी साहब, वी आर नॉट डिस्कसिंग चेयरमैन तहरीक इंसाफ, यू आर नाम मौलाना डिस्कसिंग, साहब। तो बहरहाल ये एक वैलिड पॉइंट था। तो देखो, मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक तजियाकार हूँ, एक मेरी सोच है, मैं गलत हो सकता हूँ, और हमारे मुआशरे में जिस तरह की तकसीम है अंधी नफरत और अकीदत वाली, उसमें अगर कोई आदमी आपको बर्दाश्त करके और वो बजाय आपकी सोशल मीडिया के लिए पेट्रोलिंग करने के आपसे एक सवाल करता है, और उस सवाल का अभी तक मेरे पास माकूल जवाब नहीं है, हो गई बात दुरुस्त। सर, अब आपने जो मसला उठाया है, मैं सुनवाना भी चाहता हूं आपको। किसको? राणा राणा साहब साहब को? जी सुनवा जी, दीजिए। सुनाया जी राणा साहब को। अच्छा, डील के तहत नहीं गए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे देखिए, सबसे पहली तो बात यह है, मैं खुल के आपके सामने, देखो, दियानतदारी से एक बातें करनी चाहिए। मैं राना सनाउल्लाह खान साहब की किसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करने को हरगिज तैयार नहीं हूँ। अच्छा, मैं दिल से इनकी इज्जत करता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारी तारीख में जो बहुत तारीख साज अज़ियतें पहुँचाई गई हैं किसी सियासी मुखालिफ को, उनमें भी राना साहब भी हैं। इन पे देखो यार, मनशियात का केस किसी शख्स पे डालना ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। उससे ज्यादा अब ये अपनी जमात की बात कर रहे हैं, मुझे बखुदा उस वक्त भी ज्यादा दुख हुआ था। मेरी एक दोस्त हैं जो बहुत बड़ी सहाफ़ी हैं और बहुत बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनका ताल्लुक है। मैं उन दोनों टीवी पे आने जाने की मुझे कोई इजाज़त ही नहीं थी, कॉलम लिखता था, घर पे पड़ा रहता था। वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई क्योंकि फैसलाबाद इनसे इजहार हमदर्दी के लिए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जा रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि नुसरत साहब, मुझे ये जो पंजाब के दीगर शहर हैं, इनके जलसे जुलूस, जहाँ के डायनामिक्स का पता नहीं, तो बराए मेहरबानी आप मेरे साथ चलें, मेरे पास ये मज़े की कंफर्टेबल गाड़ी है, ड्राइवर है, तो घर पे जो बैठे हुए हैं, तो आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू कभी यहाँ के डायनामिक्स क्या है।
میں وہاں پہ گیا, آپ یقین مانو رانا صاحب کی جو وائف ہیں, میں انہیں دل سے سلام کرتا ہوں, وہ بڑی بہادر عورت ہے. ان کا گھر وہاں پہ سمنہ آباد ایک علاقہ ہے فیصل آباد میں, وہاں پہ ہے. وہ ہر 10-10 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے بعد باہر آ کر لوگوں کے جذبات کو رکھتی تھیں. اور باقی اس شہر میں مسلم لیگ کے جتنے بھی نمایاں کارکن تھے وہ غائب تھے, کیونکہ وہاں ایک ایسا ایس پی لگا ہوا تھا جس نے وہ خادم رضوی صاحب کے لوگ پکڑے تھے. تو بڑا تگڑا بابا گئی. 1 نمبر 2, جو لوگ وہاں تھے لیکن ان کے مخالف کیمپ میں تھے, انہوں نے کیا کیے کہ راستے میں ایسے کیمپس لگا دیے کہ مریم بی بی جو ہیں وہ جب تک ان کے گھر پہنچے ان کی اہلیہ سے ملنے اور اپنی وہ سمپتھی کا اظہار کرنے, تو وہ اتنی تھک جائیں اور لوگوں نے اتنی مرتبہ مریم کو دیکھ لیا ہو کہ وہ کہیں گے یار ان کی چلیے بس ٹھیک ہے نا, دیکھ لیا مریم نے کی تقریر کرنی, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں باقاعدہ ہے. دس واز دا پلان. اور یار کانسپریٹوریل جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس دن کے بعد سے رانا صاحب کی دل سے عزت کرتا ہوں اور ان کی فیملی کی وہ بہت. اب سنو آگے آ جاؤ. ٹھیک ہے. میں نے بھیا آج تک جتنی بھی میں نے باتیں کہی ہیں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نواز شریف صاحب, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اب یہ بہت باریک بات کرنے والا ہوں, کہ نواز شریف صاحب کسی ڈیل کے تحت گئے تھے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب نے شاید یہ ڈیل کی ہو کسی کے ساتھ. نواز شریف ڈیل کے تحت گئے تھے نا. میں دوبارہ دیکھو, میں کہہ رہا ہوں کہ باریک بات کی ہے, لے سانس بھی بہت آہستہ. دیکھو نا, ایک بات ہوتی ہے بات کہنا اور نہ کہنا. کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. میں سننے والے اور آپ کے سننے والوں کو کہہ رہا ہوں کہ جی نواز شریف صاحب نے ہرگز کوئی ڈیل نہیں کی تھی جانے کی. لیکن یہ کہنے کے بعد میں یہ بھی کہنے پہ مصر ہوں کہ میں یہ بات اتنی ذمہ داری سے اور اتنے اعتماد سے شہباز شریف صاحب کے بارے میں نہیں کہہ سکتا. آگے بات. نہیں, نواز شریف اگر ڈیل کے تحت نہیں گئے تھے تو باجوہ صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ کہنے کی کہ حسین نواز. باجوہ صاحب نے پہلے ان کو بھیجا تو پھر ایکسٹینشن لی, یہ تھی دس از دا ڈیل نا سر. وہ جانے کی بھی تو ڈیل تھی بھائی. تو کس کے ساتھ نیگوشیٹ کیا گیا نا, الٹیمیٹلی ڈیل نواز شریف نے کی نا سر. اوہو, جیسے بھی وہ گھیرا گھارا گیا. یہ بات اگر کبھی کو جس وقت دن- آئے گا, جس دن اگر extension- کبھی وقت آئے گا, یہ ریکارڈنگ موجود ہے, اگر اس کو ضائع نہیں کر دیا گیا, سن لو میری بات, اگر اس کو ضائع نہیں کر دیا گیا تو کتنی دیر لگی ہے جیل سے ہسپتال منتقل کرنے کے لیے کنونس کرنے کو چھوٹے بھائی کی بڑے بھائی سے. یہ ریکارڈنگ ہے, یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اینی وے, چلو میں آگے بڑھتا تو ہوں. میں یہ نہیں کہہ اب رہا, وہ ڈیل کے تحت واپس نہیں آ رہے. میں اس پہ بھی آمادہ ہو سکتا ہوں کہ ظاہر ہے ان کی جماعت کہہ رہی ہوگی ستہ خیر سیاہ. غلط کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, بتائیے آپ ٹھیک ہے نا؟ ثابت کریں. میں اپنا آرگومنٹ رکھتا ہوں. نواز شریف اب جو 21 کو آ رہے ہیں وہ ایک باقاعدہ ڈیل کے تحت آ رہے ہیں. نواز شریف جو گئے تھے وہ بھی ایک باقاعدہ ڈیل کے تحت گئے تھے, لیکن آپ کو محبت اتنی ہے کہ آپ نے وہ ڈیل نواز شریف کے گلے سے اتاری اور شہباز شریف کے گلے میں ڈال دی. جو اب کی اور ڈیل یار ایک پہلے طے کر, ایک طرف مجھ پہ الزام ہے میں اس کو گوالمنڈی میں ہرا دیتا ہوں, ایک طرف یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بابا جی مت آؤ, آپ یہ کہ اپنا بھرم رکھیں. اب یا تو میں ان کا حامی ہوں یا ان کو یہاں پہ ان کو یہ نہیں کہ ایک دم سے روزانہ زیر بحث لا کر انڈرمائن کر رہا ہوں, ڈیمیٹ کر رہا ہوں. ایک بات پہلے طے کرو. میں دیکھیں آپ آڈینس کو بھی میرے حوالے سے کنفیوز نہ کریں. میں یہ بات برملا کہتا ہوں کہ نصرت جاوید ایک لائل آدمی ہے. کس کا دونوں, آپ ہر ایک کے لیے لائل ہیں. وہ شخص جس نے آپ کو 4 سال بین رکھا, میں سن لینا, اب پروفیشن سے لائل ہوں. Yes, یہ مت کہو. you are loyal تم with your کہو profession. کہ نصرت But جاوید کہیں نہ اپنے پیشے سے اپنے پیشے کا وفادار ہے. اپنے پیشے کا وفادار بھی ہے, لائل بھی ہے, لیکن کہیں کہیں بھرم رکھ جاتا ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات جو پولیس والے ہیں, اس پہ یاد آیا, جب آپ کو روک لیتے تھے نا تو پھر ہوتا تھا نام, پھر قوم اور یہ وہ, تو پھر آیا پیشہ, تو اس میں کسی نے کہا وہ سیچ روکنا چھاڑتا ہے. میں نے وہ پیشہ نہیں چھوڑا, میں اپنے پیشے میں صرف آپ کو نواز شریف سے لنک نہیں, آپ نے انٹرسپٹ پہ سب سے پہلے یہ پی ٹی آئی کے وکلا کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں بڑے ہوش و آواز سے یہ جملہ بول رہا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں. ڈوب مرنے کا مقام ہے عمران خان کے وکلا کے لیے جو کروڑوں کی فیس لے رہے ہیں. آپ کو پتا ہے اس بات کا, وہ فنڈ کے چکر میں اوورسیز بھیجتے ہیں ان کو. ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ اب میں 2% کا آپ کو کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ, کہ 2% کے صحافی نے خبر آتے ہی کہہ دیا نصرت جاوید نے کہ انٹرسپٹ کی سٹوریز کے گلے پڑی تھی اور میری غلطی یہ کہ میں نے آپ کو کاؤنٹر کیا.
میں نے آپ کے اس آرگومنٹ کو ویلیو نہیں کیا. بعد میں جب صفحہ کھلا تو آپ ٹھیک تھے. اور ابھی دیکھو سائفر کتنی تیزی سے ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک تھے آپ. میں نے اس کی وجہ یہ ہے کہ تو میں آپ کو نواز شریف سے لنک نہیں کر رہا. وہی تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ سوری وہ اس سے بلکہ اس میں دیکھنے والے کنفیوز ہو جاتے کہ جب آپ نے کہا نا کہ نصرت جاوید ایک لائل آدمی ہے تو وہ یہ سمجھتے کہ شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف صاحب آپ نے تو انٹرسپٹ پہ سب سے بڑا میں آرگومنٹ دے دیا. ہاں. اب آ جائیں نواز شریف پہ. سر نواز شریف ڈیل کے تحت گئے تھے, آپ نے کہہ دیا اس کا ڈیل کا راستہ بدل دیا نا آپ نے. نواز شریف ڈیل کے تحت واپس آ رہے ہیں, ہیلو, اور یہ ڈیل اس دفعہ وہ خود کر رہے ہیں. بالکل نہیں کر رہے. میں آرگومنٹ دوں کہ آپ دیں گے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ خود کوئی ڈیل نہیں کر رہے ہیں. ریزن اس کی میں تمہیں بتا دیتا ہوں. نہ تمہارے پاس کوئی کانکریٹ ہے میرے پاس خبر نہیں. آرگومنٹ اور ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے تجزیہ ملنا, ایک ہوتی ہے سالڈ خبر. ہیلو, ایک ہوتی ہے سالڈ خبر کہ یار 19 یعنی جیسے ایک خبر ہم نے لیٹ دا آڈینس ڈیسائیڈ, لیٹ دا آڈینس ڈیسائیڈ. ہاں چل. سر میں کہتا ہوں نواز شریف خود ڈائریکٹ ڈیل کر کے آ رہے ہیں. اس کا ایک ثبوت, شہباز شریف آئے اور فوراً واپس گئے نواز شریف کو پیغام دینے کہ بھائی آپ کی کمٹمنٹس تھیں اس کو مس کمٹ مت کریں. اگر ڈائریکٹ ڈیل کر رہے ہیں تو دین شہباز صاحب لاہور سے گجرانوالہ کی طرف چلتے ہوئے ایک مقام پہ اتر کے کیوں ملاقات کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صرف ایک وہ جن سے ملاقات شہباز شریف نے کی تھی, کیا ان کے پاس کوئی سیکیور فون نہیں ہے؟ ایک ہیلو, اب تم نے جو آرگومنٹ بنایا نا وہ غلط بن رہا ہے بھیا. ایک خبر اور بھی لے لیں. جی, یہ جو سیکیور فون کالز کی گفتگو ہوتی تھی نا جو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے آپ سنتے آ رہے ہیں, وہ جنرل فیض حمید کے زمانے میں ایکسپوز ہو گئی ہیں. اب جہاز میں بیٹھا ہوا اگر بائیڈن جو ہے وہ اپنے CIA چیف سے بات کرے گا تو کیا جنرل فیض کا بنایا ہوا کارخانہ سن لے گا؟ نہیں ہے, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتاؤ. نہیں اکھاں چ پا کے کون کتھے میرے علی کتھے تو بہرحال سیکیور فون کے ذریعے بہرحال وہ گفتگو کر. سر میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ برطانیہ کا ویزا جو ہے نا گجرانوالہ کے راستے میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں پر جا کر آپ نے برطانیہ کا ویزا لینا ہوگا. لیٹ بلڈ دا آرگومنٹ. نواز شریف کی ڈیل, میں کہتا ہوں کہ نواز شریف شہباز شریف صرف ایک وچولے کا کردار ادا کر رہے ہیں. شہباز شریف کو واپس بھیجا گیا, نواز شریف کو کہا کہ احتساب کا بیانیہ اس طرح نہیں چلے گا, نواز شریف کو واپس موڑنا پڑا. پھر میں نے آپ کو ایک خبر دی تھی اور آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, اور آپ کی بات سچ ثابت نہیں ہوئی, کیونکہ میں ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں. ایک سرائیکی وسیب نہیں سچ ثابت ہوئی. آپ کہہ رہے تھے کہ سرائیکی وسیب نام کی جماعت ریوائیو ہو رہی ہے, میں نے اور فنانسر اس کے خسرو بختیار ہیں. میں نے تمہیں کہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو, غلط کہہ رہے ہو. خسرو بختیار اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ پارٹی نہیں بن رہی. خسرو بختیار کو پاکستان بلایا گیا, ملتان میں ایک کھانا آرگنائز کیا گیا اور مقتدر حلقوں نے وہ کھانا ہوسٹ کیا. اس کے بعد طے ہوا کہ پارٹی بنائی جائے گی. یہ خبر پہنچ گئی نواز شریف تک. نواز شریف نے کہا بھائی بختیار کے پاس اب اتنے پیسے بھی نہیں رہے کہ خود کھانے کے پیسے دے سکے. یہ نہیں اتنے ہو گیا. بڑے طاقتور لوگ نے نا پیسے یہ دے دیں کہتے ہیں ہوسٹ انہیں کرایا. اچھا یہ کہو نا. نواز شریف تک یہ خبر پہنچی کہ ساؤتھ پنجاب سے الیکٹیبلز جا رہے ہیں آپ کے ہاتھ سے. اس پہ بھی نواز شریف ناراض تھے. تو نواز شریف نے ڈائریکٹ ڈیل کی. کس سے؟ جن سے کرنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو سرائیکی وسیب پارٹی والے لوگ تھے, سن لیں, سرائیکی وسیب پارٹی تصویر آئی تھی کچھ دن پہلے, وہی لوگ جن سے آپ کو توقع تھی کہ وہ پارٹی بنائیں گے, وہ پہنچے لندن میں. کتنے تھے؟ 2 تو مل آئے میرے خیال. کتنے آدمی تھے؟ 2 انہیں دیے گئے ہیں نا, تو 2 دوسروں کو بھی دے دیے جائیں گے. ہیلو, بس ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن آگے نواز شریف بنا ڈیل کے نہیں آ رہے. میں نے 3 آرگومنٹس رکھے ہیں, آپ ان کو مطلب ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے, آپ اختلاف کر سکتے. یہ آپ بالکل, آپ کا یہ وہی دیکھو یہاں پہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی نیت پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں. یہ آپ نے کچھ گراؤنڈز کی بنیاد پر کچھ نتائج اخذ کیے ہیں. نصرت جاوید اگر اتنا طاقتور اور سمجھدار اور پڑھا لکھا اور ویل نون صحافی ہے تو شہباز شریف ایک وچولا ہے. نصرت جاوید کا قلم کیوں شہباز شریف کو وچولا لکھتے ہوئے کانپتا ہے؟ ہی از وچولا. اس کی وچولے سے بڑھ کے اوقات نہیں ہے, یہ بات آپ کو بھی پتا ہے. بھائی صاحب ایسے نہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمارے ملک کا مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہاں پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ صحافی جو ہیں
वो हैं जो 2002 के बाद पैदा हुए थे जब ये टीवी शुरू हुआ था। जब 1990 में वो कौमी असेंबली के रुकन बन के यहाँ आए थे ना, तो उनका आदत होता था बैठ के ना यूं ही वुड स्नैप फिंगर्स एंड डिप्यूट करते थे पार्टी वालों को कि यूं बोलो। तो मैंने उस वक्त इनको पुकारा करता था द फिक्सर यंगर ब्रदर, और इट्स नॉट अ वेरी गुड एक्सप्रेशन, ओके। एनीवे, तो ये उसमें विचोला तो फिर भी यानी दरमियान का आदमी, यानी डील नवाज शरीफ भी कर रहे हैं। बहरहाल तो वो मेरा ख्याल है अगर कर रहे होते तो इतना गोमगो का आलम ना होता। उनके बिहाफ पर इसहाक डार साहब को आसमान की तरफ कह के ये कहने की ज़रूरत नहीं कि उन्होंने मामला अल्लाह ताला पे छोड़ दिया है, आगे समझ। तो अभी भी देखो 21 अक्टूबर में काफ़ी दिन पड़े हुए हैं। बाकी ये है कि आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले, अब वो खबर को चैलेंज ना करें, आपने कभी कोई खबर दी हो तो पता हो ना आपको। अदनान अदर ने दी खबर तो आर्गुमेंट बिल्ड किया मैंने। थोड़ा करो ना, उस खबर का अंजाम क्या निकला कि वो लंदन पाएगा जिन्हें करो तुझी। ओ चलो, ओ भाई, मैंने तुम्हें बताया था, एक मैंने नाम लिया था बशीर मेमन, याद मेरे सामने नहीं लिया आपने। ओ सर, मेरा हाफजा आपसे बहुत अच्छा है, नहीं लिया आपने मेरे सामने नाम। हाँ नहीं, वो उस वक्त बीबी थी, मेरा ख्याल है बहुत पहले, गालिबन जुलाई में लिया था। है क्लिप अगर हमारे पास तो वो तुम देख लो, अगर है तो बड़े चलाक आप निकलवा के रखा होगा। सच बताओ यार, है क्लिप? चलाओ अगर है तो। नहीं वो अच्छा, वो निकाल रहे हैं जी, 30 सेकंड दे रहे हैं, प्ले करें जी। मैं नहीं हूँ उसमें। नाम जो है जो कभी सियासत में नहीं रहा, वो शायद का लफ्ज मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा ये ना कहना कि जी मैं आपने तो ये कहा था। शायद ठीक। एक साहब होते थे बशीर मेमन साहब, याद है, DGFIA, यस, जिनके इमरान वो जो एक साहब होते थे, उन्होंने काफी प्रेशर बकौल उनके डाला और आजम खान साहब उन्हें बाथरूम वगैरह में बंद कर दिया कुछ मुकदमे वगैरह बनवाने के लिए। FIA के बहुत, मेरा अपना ख्याल है कि वो सियासत में आना चाह रहे हैं और वो शायद PMLN ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अंदर की खबर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ शायद फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। चले उस पे हमारे ये प्यारे एक जरदारी सब पे भारी को बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करते। तो ये मेरी खुश फहमी थी कि आप मेरे साथ खबर देते हैं, आप तो मुझसे पहले भी खबर दिया करते थे। एक तो दिन हुए जरदारी साहब की नाराजगी एक तस्करा कर दिया। वो भाई जो उनके बारे में कहा जाता है कि जी ये जी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, ये वो जो थे, वो देखो अमेरिका में के वो सारे केसेस के अमेरिका में एक मुहावरा है, बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत मुहावरा है, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ और वो रियलिटी में बहुत फिक्स आता है। वो कहते हैं कि ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल पॉलिटिक्स। हर सतह के हर सियासत जो है इन द एंड मकामी होती है। तो यार बात अगर गौर करो ना तो होता है, मकामी शरीकों से बात चलती है। हाँ, फिर आप वज़ीर अब आज़म मसला ये है कि ये जो बशीर मेमन साहब हैं, इनका ताल्लुक है हाला से। अब हाला आपको पता है कितने अरसे से पीपल्स पार्टी की टेरिटरी है, बिकॉज ऑफ मखदूमुज़्ज़मान, तालिबुल मौला है। अब ये लोग पीर पगाड़ा साहब के मुरीद हैं, यानी इनकी फैमिली साहब। अच्छा ठीक है, इनकी फैमिली के, समझ गया। और वो पीर पगाड़ा के हवाले से जो है वो इनके भाई, इनकी फैमिली के लोग, तो GDA में जाना चाहिए। अरे बाबू सुन तो लो ना, इनके भाई। अब वहां पर उसी एरिया में जामोट्स भी हैं। जामोट जो है वो हिस्टोरिकली बहुत पुराने साहब होते थे, जुल्फ़िकार अली जामोट साहब, वो बड़े पीर साहब के बहुत दोस्त थे, ठीक है। वो आजकल उनके फर्जंद जो हैं वो पीपल्स पार्टी से हैं, लेकिन दिल इनका कोई इतना खुश नहीं है, ठीक है। मेमन साहब का जो यंग जामोट है, अच्छा ठीक है ना, तो एक स्पेस बनती है ना। तो अब ये जो है, ये देखिए, लेकिन ये 2.5 महीने पहले आपको कैसे पता लग गया था? इसलिए भाई कि मैं घास काटता हूँ ना, बजाय रिपोर्टिंग के खबरें ढूंढने की बजाय, तो इसलिए मैं घास यूं काट रहा था, तो वहां पे एक पर्ची मिली। ये तो तय हो गया कि 2% का सहाफी होने के लिए भी खबर होना जरूरी है, नहीं तो 2% के भी नहीं रहेंगे आप, इंशाल्लाह। अब मैं आपके लिए नहीं कह रहा। हाँ, किसी सहाफी के लिए भी अपने हमें अपनी आंखें, लेकिन हमें 2% का नहीं कहना आपने, क्योंकि हम 4% हैं। अरे भाई, एक हमें ब्रेक, आंखें और कान खुले रखने हैं बस। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लेंगे।
वेलकम बैक नौसर साहब। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर 9 दरखास्तों पर समाअत हो रही है और आज भी समाअत को पूरे पाकिस्तान को दिखाया गया है। सबसे पहले तो मुझे जरा एनालाइज कीजिए, जो आपने खुद भी सुना होगा और लोगों ने भी सुना। अख्तियार तो सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस का है, इस पर एतराज क्यों है? भाई वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब रिपीटेडली जो साबिका हुई थी और अब भी यही सवाल इन लोगों से पूछ रहे हैं कि यार अगर बकौल आपके किसी शख्स के अख्तियारात कम हो के तो वो 2 और लोगों में बांटे गए हैं ना, अस खुद वाले, तो उस पे तो एतराज मुझे होना चाहिए एज चीफ जस्टिस। आपको उससे कैसे महसूस हो रहा है कि अदलिया की आज़ादी सल्ब हो रही है? अगर अख्तियारात किसी के कम हो रहे हैं तो वो तो मेरे हो रहे हैं। अब नज़र बज़ाहिर उन लोगों का ये ख्याल है कि जी जस्टिस साहब आप तो कुछ दिनों के लिए हैं। नहीं, बस वो जिन लोगों को एतराज़ है, अच्छा, तो जी बाद में बड़ा मसला होगा। मेरा अपना ख्याल है कि जस्टिस साहब जो सवाल उठा रहे हैं, अभी तक मैंने जितने भी आर्गुमेंट सुने चीफ हैं जस्टिस इस सवाल से, चीफ जस्टिस साहब चीफ जस्टिस साहब जो ये सवाल उठा रहे हैं नजर बज़ाहिर बहुत खुलूस से उठा रहे हैं, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा जिसको मैं माकूल तस्वर करूं एज आम पाकिस्तानी शहरी जिसको लॉ और कानून का पता ना। बिल्कुल हमको फैसला नहीं सुना रहे ताकि ऑडियंस को पता, हम सिर्फ जो आज की बाबा, मैं डेवलपमेंट तो उस पे, हाँ बिल्कुल ठीक। सुन के सिर्फ एक I राय agree, right, करना। बिल्कुल। Absolutely, अब मैं- हमारी औकात से I'm बाहर- doing just clearing बाबा it. हम दोनों की औकात ही नहीं, हम दोनों नाम। अच्छा, अब दूसरी जो बात है, अब वो मामला जो है वो टेक्निकलिटीज में जा रहा है। उसमें जैसे एजाजुल हसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है कि भाई ये इस तरह, क्योंकि ये तो रूल्स का मामला है ना कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बिजनेस आए तो उसको उसने किस तरह करना है, तो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन और उस हवाले से ये सुप्रीम कोर्ट की खुद मुख्तारी पे हमला है, एज सच चीफ जस्टिस के ही नहीं। तो अगर ये स्पेस दी गई तो वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सर आज एक और मुश्किल सवाल जो है चीफ जस्टिस साहब ने फेंक दिया, वो आजकल मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। वो ये पहला तो ये था जो बड़ा वैलिड सवाल था, जिसका मैं दोबारा कह रहा हूं कि मुझे अभी तक मुनासिब जवाब नहीं मिला है, जो कम से कम मेरी तशफ़ी करता है एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। आज उन्होंने ये कहा कि यार जब ये मार्शल लॉ लगता है, और उन्होंने तस्वीरों की जानिब इशारा किया, तो हमारे माशाल्लाह जितने भी चीफ जस्टिस रहे हैं, जब भी मार्शल लॉ लगे तो यानी सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तस्दीक की। हमेशा वही नजरिया जरूरत के तहत आईनी रास्ता दिखाया मार्शल लॉ को, मैं ये कह रहा हूं। आईनी रास्ते से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सबसे पहले ये है कि आज मेरे मुंह में खाक अगर मार्शल लॉ लगता है तो कल ये कहना 3-4 महीने की समाअत के बाद कि जी नजरिया जरूरत के तहत हालात ऐसे हो गए थे कि और कोई रास्ता ही नहीं रह गया था, तो उसको वैलिडेट करना है, उसका जवाब फराहम करना है। सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा कर क्या सकती है जी? इस्तीफा दे सकते हैं ना, कि नहीं? खुदकुशी खुदकुशी की कोई जरूरत नहीं। इस्तीफा खुदकुशी होता है। ओ भाई, ये मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ, पहले भी याद होगा आपको जिन दिनों आप कहते थे ना कि आइन में तो 90 दिनों में इलेक्शन लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का मैं आज फैसला भी आ कहता गया, तो मैंने कहा यार हो गए हैं इलेक्शन, नहीं हुए। और फिर उसी हवाले से मैंने अक्सर 1-2 मरतबा आपको ये भी सुनाया कि पॉप के बारे में कहा था, चर्चिल ने मशवरा दिया और बाकी उन्होंने कहा जी उनको भी ले ले, तो उसने कहा हाउ मेनी ब्रिगेड्स ही हैज, वो जो पापा है रोम है, तो स्टालर ने बड़ी रौनक से पूछा ये, ठीक है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की तारीख जो है वो काफी, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, शर्मनाक है। कहानी जो है वो शुरू होती है जस्टिस मुनीर से, पाकिस्तान बनने के हार्डली 2 या 3 साल बाद, और उसके बाद से वो 200 केस और नजरिया जरूरत का लफ्ज अभी तक हमारे साथ अटका हुआ है। ये क्या हमारी अदालतों पे ही जोड़ देते हैं नजरिया जरूरत? दुनिया भर में अदालतें नजरिया जरूरत के तहत फैसले दे भी देती हैं, ये कहीं नहीं होता। दुनिया भर तो ना कहो, चलो हम जैसे मुल्कों में बस इतना काफी है, हम जैसे मुल्कों में
लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज सेट तो हो जानी चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आइन में 8वीं तरमीम थी जो कहती थी कि सदर को यह अख्तियार हासिल है कि वो अपनी डिस्क्रिप्शन में असेंबली तोड़ सकता है। गुलाम इसहाक खान ने तोड़ी, नवाज शरीफ साहब की पहली हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना की समाअत की बिना पर फास्ट ट्रैक किया और कहा जी इनवैलिड, ये वो एक कानून लिखा जिसको गौहर अयूब खान साहब ने ढोल बजाते हुए कहा कि ये तो तारीखी फैसला है और इसको कौमी असेंबली की इमारत पे कंधा करवाया जाए। अभी भी जब आप जाएं पार्लिमान में तो हर फ्लोर के ऊपर वो नुमाया अंदाज में पत्थर पे लिखा हुआ है। उस फैसले के होते हुए 1993 में फारूक भाई सरदार फारूक खान लगारी अपनी ही जमात की वजीर आजम की हुकूमत बरतरफ करते हैं। जस्टिस शहजाद अली शाह साहब और सुप्रीम कोर्ट रगड़े लगवा के बिलाखिर फैसला करते हैं कि ये सही फैसला है। फारूक लगारी का सही है, यानी कि देखो ना, दोनों मर्तबा, एक मर्तबा भी सदर ने तोड़ी, दूसरी मर्तबा भी सदर ने तोड़ी। ये जब पहले पहली सदर ने मर्तबा, भी आइन की 8वीं तरमीम इस्तेमाल की थी, दूसरे ने भी की थी। अब उसमें एक मेरे जैसा आम आदमी ये सोचेगा कि यार जाएं तो जाएं कहाँ, कि भाई क्या सदर के पास अख्तियार रह गया है कि नहीं है। बिल आखिर क्या हुआ कि जब 1997 में आए नवाज शरीफ साहब हैवी मैंडेट के साथ, तो उन्होंने उड़ा ही दी। जब वो उड़ गई तो उसके बाद लोगों को ख्याल आया यार अच्छा अगर वजीर आजम औकात से बाहर नहीं निकलता तो फिर मार्शल लॉ लगा दो, जनरल मुशर्रफ। तब वो फिर है कि यार मुश्किल बड़ी पै जाती है, इंज करया करो बजाय बाद जो आना वकील अपना सुप्रीम कोर्ट के पास तो पहले रला तो लो। पहले ही साकिब निसार के साथ मिलकर फारिग कर दो ताहयात। अगर 1 मिनट में जवाब दे सकें तो आप लंबी बहस बहुत नहीं, तेज जब है। तक हम 1 मिनट दे रहा हूं मैं। लगारी साहब ने जब हुकूमत तोड़ी, व्हाट वाज द सिचुएशन, क्यों तोड़ दी, किसके कहने पे तोड़ दी? IMF फारूक लगारी की बात कर रहा हूं। IMF आपने पूछा कि किसके कहने में, मैं कह रहा हूँ IMF। और उनके अपना विजन बन रहा था कि मैं इस मुल्क की तख्ती, वो बड़े अपने आप को विजनरी समझते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। एक मरतबा उन दिनों में बहुत एक्टिव रिपोर्टर होता था, मैं यही पूछना चाह रहा तो जनरल करामत साहब होते थे। हाँ। और वो मुझे प्यार से कहते थे हाँ हूं। मास्टर। जहांगीर करामत। जनरल जहांगीर करामत साहब हमारे आर्मी चीफ होते थे, हैं। तो हाय मास्टर हाउ आर यू, तो मैं ऐसे तुम्हें पता है फक्कड़पन और ये वो यंग रिपोर्टर करते हैं हारे के साथ, जरा को बड़ा आदमी जरा बुला ले तो जरा थोड़ा भाई यानी फ्रैंक हो, थोड़ी सी बदतमीजी करो, चीज़ें निकालो। तो मैंने कहा कि सारा आज तो बड़ी अपना लंबी आपकी मीटिंग रही जी प्रेसिडेंट साहब से। अब वो मुतासर भी तो करना था ना कि मैंने पता है तुम मिल के आए हो ऐसे होते अपना बड़े है जी। वो सेलिब्रिटी ड्रेस में, आई रिमेम्बर टर्किश आर्म फोर्सेस डे था। मैं कोई सर को खास बात कि यार क्या बात, मुझे उन्होंने किसी कोई एक मैगजीन था उसमें एक आर्टिकल था कि आर्मर्ड कोर ये टैंक बहुत अच्छे होते हैं। अब वो खुद आर्मर्ड कोर के आदमी करामा साहब उनको फारूक लगारी साहब कह रहे हैं कि यार टैंक तुझे क्यों नहीं सोचते इस्तेमाल कर, हम उनको बता रहे हैं कि हम असॉल्ट वेपन्स जो है। हाँ ठीक है, तो वो ठीक है हो जाता है जब आप बैठते हैं। तो उनके पास एक तो उनके करीबी रिश्तेदार थे डॉक्टर जुबैर साहब, वो IMF वर्ल्ड बैंक के साथ इकोनॉमिक्स मामला को ठीक है और उसी कर सकते देयर वाज नो रोल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बेनजीर की। उनका नहीं था। कुछ जो दूसरे लोग हैं उनका हो सकता है। हमारी एस्टेब्लिशमेंट का उसमें कोई रोल नहीं था। जहांगीर करामत साहब का नहीं था। अच्छा, आर्मी चीफ का नहीं था उसमें, ठीक है। जनरल जहांगीर करामत साहब का नहीं था। गॉड ले ले कभी कभी अल्लाह का वास्ता, ठीक है। सर ये बताएं, ये जो बार बार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में सो मोटो का जिक्र होता है, सो मोटो तो बड़ा अच्छा नहीं है सर, है? सो मोटो ने अभी तक जो है, देखिए सो मोटो क्या बेसिक पीछे देखो थीसिस क्या है, खल्क के खुदा की भलाई, वसी तर अवामी मफाद। कौमी मफाद। आप मुझे बताइए कि एक मरतबा शायद चीनी की कीमत पे हुआ था लेकिन वो कीमत कम नहीं हुई थी, हाँ। लेकिन आप मुझे ये बात बताएं, दूसरी तरफ कौमी मफाद की बात आए तो रिकॉर्ड का फैसला तो क्या हुआ, पाकिस्तान दलीलो खार नहीं हुआ, आज तक हो रहा है। अच्छा, आपने अगर ठंडे दिल से सोचो, मैं कहता हूं कि हम आर्गुमेंट से एक ये मान लेते हैं
کہ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے ملینز جو ہیں وہ سوئس بینکس میں جمع تھے، مان لیتے ہیں بحث کے لیے، لیکن کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو واقعی سرکاری چٹھی لکھ کر سوئٹزرلینڈ کی حکومت سے یہ درخواست کرنی چاہیے کہ یہ شخص جس کو میں نے منتخب کیا ہے ہماری پارلیمان نے، کہہ دے ذرا پتہ تک کراؤ کتنے پیسے نے، مجھے خود بتاؤ، اس سے بڑی انسلٹ کو ہو سکتی ہے کسی میں؟ ٹھہری، میں تو آج تک یہ پڑھتا اور سنتا آیا ہوں کہ وہ پارٹی ڈیسیژن تھا گیلانی صاحب کا، آپ تو اصولی بات کر رہے ہیں۔ بابو میں ایک یہی کہ از خود نوٹس کے ذریعے آپ گیلانی وزیر صاحب اعظم کو پاکستان انہوں نے کو کھڑا کہہ کر رہے ہیں۔ دیا اور دس واز اے اصولی فیصلہ کہ یار یہ بھئی یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مان لیتے ہیں، خدا کے لیے اس بحث پہ نہیں پڑتے، لیکن یار یہ تماشا ہے نا کہ ایک طرف آپ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور پھر ہم کتنے برسوں کی محنت کے بعد کتنا ہمیں جرمانہ ٹھک گیا تھا اور اب ہمارے پاس فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے رہ گیا ہے تو ریکارڈنگ۔ اللہ بھلا کرے آپ کا کہ اگر ریکارڈنگ پہ سو موٹو نہ ہوتا تو آپ یہ دو جو آئی ایم ایف پروگرام اس کے بعد لیے ہیں اور تیسرا ان کی ضرورت ہی نہ ہوتی ان کی شاید۔ ضرورت لیکن آپ مجھے ایک بات بتاؤ، آج سے 20 سال پہلے بھی اگر نواز شریف نے کوئی فیصلہ لیا ہے تو احتساب کو فیس کرے گا یا نہیں؟ ہے کوئی پوچھنے والا افتخار چودھری سے کہ تو کی کرتا رہے؟ سو موٹو تھا نا یار۔ یار پھر وہی بات ہے نا کہ جب سزا اور جزا جو ہے، یار جتنی مرضی نفرت کر لو وہ صرف سیاستدانوں کے لیے ہے کہ جی آپ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا، یہ جو پلاٹ کیا تھا نا، یہ جو عدنان کو دیا تھا، جس میں عدنان نے کہا تھا جی میں یہ کارخانہ لگاؤں گا، جنہیں کیسز نے نا وہ سو موٹو تو پہلے دن ہے نواز شریف والے، سو موٹو تو بعد او یار میں وہ والا سو موٹو گیلانی صاحب والا۔ صرف یہ بات کر رہا ہوں میں بات ٹھیک اور کہہ کر رہے ہیں رہا ہوں کہ غلط فیصلے جو احتساب کے تحت جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں کا سے بھی آپ احتساب اکثر ہونا دیکھیں چاہیے۔ کہ یار جب ایک فیصلے نہیں، آپ یہ کتنے بڑے واقعات ہیں کہ آپ عدنان کی تو زندگی اجیرن کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے غلط فیصلے جو ہیں کبھی ان کا بھی نہیں، حساب غلط لیں۔ فیصلوں پر اکاؤنٹیبلٹی پھر تو جج فیصلے ہی نہیں دیں گے نا سر، یہ آپ نیا ٹرم شروع کر کیا بات کر رہے ہیں؟ ہر فیصلہ دیکھتے ہوئے اسے خوف محسوس نہیں سر۔ اب دیکھیں نا چیف جسٹس کی ایک تو اچھی بات ہے اچھا کیا ایک ہفتے میں انہوں نے کیا 270 دنیا میں کہیں بھی ججوں کی امپیچمنٹ کا لا نہیں ہے؟ اور امپیچ کون کرتا ہے؟ بھائی صاحب چلیں چھوڑیں، ہم کہیں دور نہیں جاتے، ہمارے ہمسایہ ملک میں کسی جج کو آپ نے ریموو کرنا ہو تو ڈو یو نو ویئر یو گو؟ ہیو یو اینی آئیڈیا؟ پارلیمانی کمیٹی پارلیمان۔ ادھر تو وہ ارسلان کے ابو آئے تھے عوام کی محبت سے، اب میں تمہیں کیا بات بتاؤں، ابھی اتنے فیصلے ہو رہے ہیں نا، نتیجہ کیا ہوا؟ اب کیا کروں؟ ابھی ضد ہوئی ہے عدلیہ اور ایگزیکٹو کے درمیان آج کل بھائی شیخ رشید گرفتار ہیں یا کیا ہیں؟ وہ تو غائب ہے، عثمان ڈار مجھے لگتا ہے ان کو تو مسنگ پرسن کہنا چاہیے، پروڈیوس نہیں ہوئے تو مسنگ پرسن ہو گئے۔ کیوں اس کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے آخری دنوں میں ٹک 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 فیصلے کرنے شروع ہوئے تھے، ضیاء الحق صاحب نے مارشل لا لگایا تو انیشیل دنوں میں آپ کو پتہ ہے صوبوں کے گورنر کون تھے وہاں کے ریسپیکٹو چیف جسٹس، اس وقت تو کسی کو آئین یاد نہ آیا۔ نہیں آئی ڈونٹ جوکنگ ود یو، تو بعد میں جیلانی وغیرہ لگائے گئے نا آرمی آفیسرز، اور انہوں نے اس کا حلف بھی تو لینا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ یار وہ پھر ایک پی سی او نکل آتا ہے نا بھائی، اگر تم ایک difficult چاروں جج ہو- صوبوں کے چیف جسٹس جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں گورنر بنا اس وقت لگے تھے فوراً، اس کے بعد پھر پی سی او تیار ہوا۔ پی سی او ہوتا ہے نا، اب آپ ٹائم اور اس کو لوگ مارشل لا لگانے والے کو سمجھ پتہ گیا ہے کہ ٹائم کا۔ عدنان جو ہے گڑبڑ کرے گا، تو عدنان کو بلایا نہیں ہوتے۔ اچھا ایک منٹ ایسا اور دے دو، یہ بتائیں کہ افتخار چودھری کے اس فیصلے نے اس ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے، جو اکنامک ایکسپرٹ ہے وہ پچھلی گراف سارے نکالیں سمجھ آ جائے گی، کیا اس لیے گئے 100 موٹو پر دیے گئے فیصلے پر احتساب ہو سکتا ہے یا ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، لیکن کوئی رول ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی موجود اللہ نہیں بھلا ہے۔ کرے آپ کا، یہی میں سننا چاہتا ہوں۔ اور یہ کرنے والے کون تھے؟ وہی جو جمہوریت کے چیمپئن ہیں،
वही कि जो वैसे कहते हैं कि जनाब यानी 12 मिनट में ये कानून पास कर देते हैं कि एक्सटेंशन वाला वोट को इज्जत दो से उधर। तो कसूरवार फिर सियासतदान ही है ना सर। यार जिसकी स्पेस है वो अगर नहीं लेता तो मैं क्यों ढोल ब्रेक ले लो बजाऊं फिर असद उसके यार, लिए? एक ब्रेक। छोड़ा करो ना। वेलकम बैक दोस्तों साहब। आज मैं गुलाम खान टर्मिनल गया था। गुलाम खान टर्मिनल पाकिस्तान और अफगानिस्तान बॉर्डर पे तीसरा बड़ा और मसरूफ तरीन टर्मिनल है। तोरखम देखने और वालों को कैमरे को देखकर समझाए। तोर आपको भी मैं समझाना बड़ा जरूरी है, आपसे मैंने रिस्पॉन्स लेना है। तोरखम और चमन के बाद मसरूफ तरीन टर्मिनल है। आज मैं वहाँ गया था तो मैंने देखा कि किस तरह कुछ अपडेटेड चीज़ें जहाँ वहाँ पे की गई हैं। एक तो स्क्रीनिंग का प्रोसीजर, उन्होंने एक नया स्कैनर लगाया जो कि पूरी गाड़ी को स्कैन करता है थ्रू गैमा रेज, इसको हम डेंसिटी स्कैनर कहते हैं। और ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर होता है जहाँ ट्रेड हो रही होती है। अब यहाँ एक सहूलत लोगों को ये दी गई है कि 300 से तकरीबन 500 लोग जो पैदल क्रॉस करते हैं, लगभग 270 गाड़ियाँ एवरेजली रोज़ाना की बुनियाद पे दोनों तरफ आती जाती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड को बेहतर करने को तो मैं वापसी आया तो एपेक्स कमेटी के कुछ फैसले आए हुए थे, तो उससे कुछ कनेक्शन है जिसमें उन्होंने कहा है, आज आपने भी सुन लिया होगा, कि 31 अक्टूबर तक तमाम गैर मुल्की जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको मुल्क छोड़ने का कह दिया गया। और इसमें ज़्यादा तादाद जो है वो अफगान शहरियों की है। अगर इसके बाद कोई होगा तो 1 नवंबर से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और 1 नवंबर के बाद ये बड़ा ज़रूरी फैक्टर है कि पासपोर्ट और वीज़ा जारी किया जाएगा। आजकल क्या है वहाँ पे, आजकल एक तो FIA ने कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिया गया है। अगर आप अफगानी शहरी हैं और आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, तमाम 5 टर्मिनल्स पे आपको अपना बायोमेट्रिक देना है। आपका अगर पहली एंट्री है बायोमेट्रिक की तो कोई बात नहीं, आपकी वो पहली जो बायोमेट्रिक है वो चली जाएगी नादरा के पास। इससे ये होगा कि आप जितनी दफ़ा दोबारा पाकिस्तान आएंगे जाएंगे आपका रिकॉर्ड मेंटेन होगा। आपने 10 दिन का वीज़ा है, 10 दिन में वापस आना है, 10 दिन का पास है, 10 दिन में वापस आना है। दूसरा, आप नादरा से ID कार्ड नहीं बनवा सकेंगे क्योंकि आप अफगान शहरी के तौर पर रजिस्टर्ड हो गए। एक तो वहाँ पे स्कैनर इंस्टॉल हो गया कि स्मगलिंग को रोक दी जाएगी। दूसरा जो बड़ा मसला है ना, जैसे हंगू में जो 2 लोग आए थे जिन्होंने धमाका किया, वो दोनों अफगान शहरी थे। वो लोग आ जाते हैं पेशेंट्स बन के, कहते हैं कि हम बीमार हैं तो हमें इलाज के लिए जाने दिया जाए। तो पहले तो उनका जो लेटर होता था डॉक्टर्स का, उसको पर्ची बोलते हैं, वो डॉक्टर की पर्ची, या जो दूसरी जानिब हम भी यहाँ पंजाब में पर्ची बकाया, दूसरी जानिब जो उनकी वजारत दाखिला है वो पर्ची दे देती है, रिकमेंड कर देती है, तो उसको भेज दिया जाता है। अब हुआ ये है कि अब हमने बॉर्डर के पास बना दी हॉस्पिटल, तोरखम, चमन एंड ये जो मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ गुलाम खान। अब अगर आप आए हैं अफगान शहरी और आपने पाकिस्तान में आके इलाज करवाना है तो आप उस मिनी हॉस्पिटल में जाएंगे। वहाँ 2 डॉक्टर्स, गुलाम खान जो टर्मिनल है वहाँ तो 2 डॉक्टर्स 24/7 बैठे होते हैं। वो आपको चेक करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। इससे क्या हुआ है, इससे अब वीकली ये ऑब्जर्व हुआ है कि 20 से 25 लोग जो फेक मेडिकल बनवा के फिर रहे होते हैं उनको वापस भेजा जा रहा है। तो ये एक प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है कि बॉर्डर पे जो इन्फिल्ट्रेशन होती है उसको रोका जा सके। और ये इन्फिल्ट्रेशन बाजों का तो लीगल हो जाती थी कि आपने मेडिकल दिया और आप आए और आप निकल गए। अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं अब आपने जो बात बताई, ये जो फैसिलिटी, अब एपेक्स कमेटी ने फैसला किया। देखो बात सुनो, ऑल द मोर रीजंस, वंडरफुल, एप्रिशिएबल चीज है। इसके बारे में ये कहना ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो कि नहीं हो सका। लेकिन ठीक शुक्र है हो गया। ठीक। हाँ। अब मेरे कुछ खदशात हैं। आप फिर कहोगे कि जी आपने तो हर चीज में, अब तो फैसला एपेक्स कमेटी में हुआ ना। बाबू, एपेक्स कमेटी में शायद ये पहली मरतबा फैसला नहीं हुआ, ये बहुत अरसे से है, होता रहता है ना। ये आपको याद है एक जमाने में बड़े धूम धड़क्के से वो नेशनल एक्शन प्लान भी बना था। सरताज जी साहब ने भी एक कोशिश की थी। यस, राइट, ठीक है, ठीक है। क्यों नहीं वो हो सका? देखो मेरे प्यारे भाई, मैं जान की अमान पाते जी, हुए मैं अर्ज करूं कि हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि यूरोपियन यूनियन, यूरोप के लोग, गोरे जो हैं, हमारे पास वक्त है तो 1-2 मिनट का। हाँ हाँ, 6 मिनट आपके पास। ये लोग भाई
अपने इलाकों को अंदर बहुत बेरहम और सफाक हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर जैसे लीबिया और खुर्तूम में जो मिलिटेंट ग्रुप है ना, जो वहां की आर्मी का हिस्सा थे, और उनको इन लोगों ने फाइनेंस और आर्म करना शुरू किया कि जी यहां से जो तारकीन वतन जाते हैं ना उनको रोकें। वो ट्रक करके अपनी ही रियासत के खिलाफ हो गए, क्योंकि उनके पास अपनी फौज, अपनी रियासत की फौज से तकड़े हथियार आ गए, ज्यादा पैसा आ गया। माय गॉड, भाई एक आप एक स्पेशल यूनिट बनाओ ना। समझ गए? ये खुर्तूम और लीबिया में, यानी सूडान, खुर्तूम तो वहां कैपिटल है, वहां पे ये वाकयात हुए। ठीक, अब दूसरी तरफ ये अफगानों की हमायत में रोना पीटना, ये वो अभी थोड़ा सा अमेरिका में यूक्रेन की वजह से कम हुआ है। हाँ? अब ये करेंगे क्या कि ये जो हमारे ये जो आज के एपेक्स कमेटी के फैसले हैं ना, इसके बारे में आप देखेंगे कि इंसानी हुकूक की बुनियाद पर बेतहाशा दुहाई मचाई जाएगी हमारे खिलाफ, बेतहाशा। मैं आपकी बात को आई होप आई एक्सप्लेन माई सेल्फ। एक्सप्लेन, बट मुझे एक सवाल तो समझा दें, एक बात समझा दें। क्या गैर कानूनी शख्स का पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में रहना ठीक होता है? अच्छा, ए दिनों आए सन अस्सी अंसारों ने सा ओ पुल गया, ओहो, ओ पुल गया अस्सी अंसारों ने। उस टाइम तो जिहाद हो रहा था। आए थे, आजकल नहीं हो रहे थे, फिर की उनकी नजर में तो पाकिस्तान में भी जिहाद जरूरी है। नुसरत भाई साहब, उन्होंने तो देखो, उन्होंने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं, तुमने अभी नहीं तोड़ी। उनके नुक्ता नजर से, नहीं 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 नहीं, उनके नुक्ता मैं निकल आया हूँ ज़ियाउल हक के दौर से। अरे वो तो आप निकले होंगे ना। नहीं नहीं, हम वो सब तो है। ये कब वाक़या हुआ है? कौन पिछले हफ्ते बैठ के यहाँ, अल्लाह माफ करे, मैं मैं नहीं चाहता कि वो दिन फिर से आए और आप यहाँ बैठ के मातम कर रहे हो उन दहशतगर्दाना हमलों पे जहाँ आपकी जमहूरियत मुतासिर हो भाई रही है। मेरे तो आज अगर फैसले हुए हैं तो यू शुड टेक। मैं तो वो बदनसीब हूं जो 1980 की दहाई में जब बड़े बड़े साहबियों ने सीजन लगाया है, जिन्हें अंग्रेजी का एक सेंटेंस नहीं लिखना आता था अफगान जिहाद के नाम के ऊपर, मैं उस वक्त कहता रहा आप ये क्या कर रहे हैं यार, ये हमारे गले पड़ेंगे। आपने साफियों का सीजन लगवाया। सीजन लगा है भाई, 9/11 के बाद यहाँ पे क्या क्या सीजन नहीं लगा। तुम्हारी दाढ़ी अगर थोड़ी सी बड़ी हुई है ना, कोई आया हुआ ना यूरोप में, मैं क्या करने तालब ऐसा लोग क्या, मैं तेरा मैं इंटरव्यू कराना, लोगों ने इसमें $100 कमाए भाई, उनको क्या पता कभी यही करके गलियों में ले गए पिंडी। तो हुआ है भाई, यहाँ पे कई बहुत सारे क्या लोगों के नाम लेने यार, छोड़ा करो ना, रीजनल एक्सपर्ट्स बन जाते हैं। सुनो मेरी बात सर, तारीखी तौर पर हम कहते हैं ना ड्यूरल लाइन को वायलेट कौन करता था? हम के रूस से आजाद करवाना है, जिहाद करना है, उसमें CIA पुरानी गलतियां थी ना, पुरानी गलतियां गले आती हैं। तुम मुझे बताओ तारीख में वो आज तक कभी अफगान वापस आकर तक तो वापस गया? ये साहबजादा यकूब अली खान के बावजदाद कहां से थे? आगे खान क्यों लिखते थे? अफगान से। जी मेरे बाप। अच्छा ये बताओ कि अपना ये जो उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं जोश मलिहा आबादी, हाँ, ये क्या थे? शो द टाइम मुको इन्होंने मोदी नु अफगान पढ़ाते नुसरत साहब। नवाब ऑफ टांग कौन थे? नहीं, बात सुने, रामपुर के कौन थे वाली? क्या बात कर रहे हो? मेरा ओ भाई जब अफगान उतर आया अटक से, हैं? अटक से जब उतर आया हाँ, तो वो वापस टाइम हो नहीं गया सर। जाता। मैं प्लीज आप 80s से निकल आए, गुजर गया 80, हो गई गलतियां, हाथ जोड़ के मैं अच्छा, आपसे और माफी जिस मांगता हूं। अफगान के पास अफगानी पासपोर्ट भी है, जिसको आप कहते हैं तज़किरा, वो कहते हैं यानी कि, और उसके बाद पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है, उसका की करेंगे? देयर इज बिग नीड ऑफ ग्रैंड ऑपरेशन। ठीक है ना, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। लिहाजा इसमें बहुत एहतियात की हम मेहमान नवाज जरूर हैं, लेकिन हम सब अफगानियों को गलत नहीं कह रहे। लेकिन TTP के बहुत सारे लोग और दाइश के लोग जिन्होंने अभी भी अटैक किए हैं पाकिस्तान के अंदर, वो उनके सहूलतकार अफगान मुहाजिरीन ही हैं। They must be singled out and identified। ये है असल आपका काम। बिल्कुल सही। ये नहीं कि मैच के सारे चले जाओ तो ठीक हो जाएगा। ये है। नहीं, हम मैं ये कह रहा हूं। उम्मीद करते हैं मामला बेहतर हो। अपना ख्याल रखिएगा, टाइम खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज।